साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के प्रख्यात और विद्वान लेखक काशीनाथ सिंह जी की लिखी हुई कहानी विलेन। तुम्हें गुजरे कई साल हो गए हैं सोना, और तुम बहुत याद आ रही हो। अच्छा है कि तुम मुझे देख नहीं पा रही हो। मैं वही खूबसूरत, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी नहीं रह गया हूँ। मेरा सिर गंजा हो गया है, खोपड़ी के ऊपर गांठ जैसा घूमर निकल आया है, जैसे सींग हो। कानों के पास थोड़े से बाल रह गए हैं, उन्हें दोनों तरफ से खींचकर चांद ढकने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी चांद ढक भी जाती है, लेकिन जब कभी हवा चलती है, कोई ना कोई गुच्छा दाएं कान के ऊपर उड़ने लगता है और उसकी लंबाई कंधे को छूती हुई फहराती रहती है। मेरे चश्मे का नंबर बढ़ता हुआ माइनस की सीमा तक चला गया है। पढ़ने के लिए अखबार को अपनी नाक तक ले जाना पड़ता है। यहाँ तक गनीमत है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर जब आँखों के कोरों में सफ़ेद चिपचिपा जैसा कुछ जमा होने लगता है तो आँखें धुंधली हो जाती हैं। शीशे की मोटाई और वज़न का अंदाज इससे लग सकता है कि नाक के दोनों सिरों पर काले गड्ढे पड़ गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि एक आँख का मोतियाबिंद जब तक पक न जाए तब तक इंतज़ार कीजिए। जब कभी चश्मा उतार देता हूँ, लगता है दुनिया सिर्फ हाथ भर लंबी रह गई है। जब सामने से कोई लड़की या औरत गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे लाल, पीले, हरे रंग हवा में हिल रहे हों। शरीर अब पहले जैसा गठा और सुडौल नहीं रह गया है। सीने की सारी चौड़ाई धसक कर तोंद में चली आई है, और तोंद ऐसी कि कपड़े उतारते हुए अपने आप से डर लगता है। अक्सर शाम को रेंगते रेंगते पार्क में चला जाता हूँ। है ही कितनी दूर। मैदान में खेलने वाले बच्चे योजना बनाकर मेरे पास सिमट आते हैं और बारी बारी से मेरी चांद पर ठोंपी मार मार कर भागना शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ कि जो लड़का ठोंपी मारता है, बहू को तंग न करने के लिए दूसरे लड़कों को डांटता है। वो कहीं उससे अधिक जोर से मारता है और उसे डांटता है। मैं झल्लाता हूँ, कुनमुनाता हूँ, गालियाँ भी बकता हूँ, और वे और अधिक चिढ़ाते और हंसते हैं। शुरू में मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जब ये सिलसिला मेरे रोने तक बढ़ जाता है तो वे मैदान से गायब होकर कहीं और चले जाते हैं। जब वे मैदान में होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और डर से कांपता भी रहता हूँ, लेकिन जब चले जाते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उदासी घेर लेती है। सोचता हूँ अगर वे मेरे आसपास रहते, हल्ला गुल्ला करते, यहाँ तक कि ठोपी भी धीरे से मारते तो कितना अच्छा होता। वे कभी कभी योजना बनाकर आते हैं और सोचते हैं कि मैं नहीं समझता। उनमें से एक बोलेगा, ये बढ़ो रोज़ इसी वक्त यहाँ बैठ जाता है, मैदान के बीचों बीच। ससुरा ना हम लोगों को फुटबॉल खेलने देता है ना बैट बॉल। इसकी आदत ही छुड़ा देनी चाहिए। ये कोना तुम्हें बीचों बीच दिखाई पड़ता है? मैं डांटता हूँ। वे सीधे मुझसे नहीं बोलते, बस खेलना शुरू करते हैं, और जानबूझकर उनमें से कोई मुझे निशाना बनाकर किक मारता है या गेंद फेंकते समय बल्ले की ओर न फेंक कर मुझे मारता है और बहाना बनाता है कि जाने कैसे गेंद उसके हाथ से छूटकर इधर आ गई। मुझे चोट लगती है और मैं सोटा तान कर खड़ा होता हूँ, लेकिन वे भी जानते हैं कि मैं दौड़ नहीं सकता। अधिक से अधिक गालियाँ ही बक सकता हूँ, तो बकता रहूँ गालियाँ, इसमें उनका क्या जाता है। वे भागने और डरने का नाटक करते हैं और खिलखिलाते रहते हैं। उनमें से कोई एक बहुत सीधा, गंभीर और दूसरों को कोसते हुए पूरी आत्मीयता से मेरे पास आता है। दादा, साले ये बड़े हरामी लौंडे हैं। पता नहीं अपनी माँ के पेट में 9 महीने कैसे रहे। जाने दीजिए, बैठिए। वो बोलता है और मेरे हाथ पकड़कर बिठा देता है। फिर कान के पास मुंह करके ज़ोर से चिल्लाता है, दादा हम सुन रहे हैं, बोलो। मैं गुस्से में बोलता हूँ। वो पहले से भी ऊंची आवाज़ में चीखता है, दादा ये आपकी गोद में क्या है? मैं चश्मा ठीक करता हूँ और देखता हूँ, मेढक। मेरा बुरा हाल होता है, लेकिन वो हंसते हुए भाग जाता है। मैं सोटे के सहारे इस पार के लिए चलता हूँ, पार्क की दूसरी तरफ। तुमने तो मुझे चलते हुए देखा है ना। गांव में ही नहीं, उस पूरे इलाके में मुझसे तेज चलने वाला कोई न था। लोगों को मेरे साथ आने के लिए दौड़ना पड़ता था। सच्चाई ये है कि मैं धीमे चल ही नहीं सकता था। तुम खुद मेरे चलने के ढंग पर उल्टा सीधा बकती थी। मेरे साथ 2-3 मील पैदल चलकर बच्चे बिस्तर पकड़ लेते थे, लेकिन वही मैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं मेरा चलना देखने के लिए। अरे देखो देखो, बुढ़ा कैसे चल रहा है, फुदक फुदक कर, चिड़िया की तरह।
मेरे बगल में एक लड़का मेरे साथ मेरे चलने की नकल करता हुआ कुछ दूर तक चलता है और बाकी तालियां बजाकर हंसते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस लड़के जैसा भद्दा, फूहड़ और गंदा तो मैं नहीं ही चलता हूँगा। सच कहो तो कोई ठिकाना नहीं लौंडों का। अभी कल ही की तो बात है, सब बड़े मज़े से खेल रहे थे कि अचानक धाएं धाएं 2 लड़कों में मारपीट हो गई। मैंने मना किया तो उनमें से एक दौड़ा आया और मेरा सोंटा लेकर उसने दूसरे को 2 डंडे मारे और फेंक कर भाग गया। थोड़ी ही देर में पूरा मैदान साफ। फिर किसी के पुक्का फाड़ कर रोने और कराहने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे अपने सोटे की चिंता तो थी ही, उस बच्चे के रोने की तकलीफ भी थी। मैं किसी तरह हिचकियों का पीछा करते उसके पास पहुंचा। संयोग से सोटा भी उसके पास ही पड़ा मिल गया। वो कौन हरामजादा था रे, हत्यारा कहीं का। मैं लड़के के पास बैठ गया और उससे चुप कराने लगा। आंसुओं से उसके गाल भीग गए थे, रोते रोते बुरा हाल हो गया था उसका। मैं टटोल कर उसके हाथ पांव देखने लगा कि कहीं कुछ टूटा फूटा ना हो। इसी बीच वो लौंडा सहसा उछल कर खड़ा हो गया। बुड्ढे, मारेंगे एक डंडा, टे बोल जाएगा, गाली देता है मेरे भाई को। वो सोटा पैर से दबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। इसीलिए लेकर आता है ये डंडा, पिटाई के लिए। मैं जैसे ही सोटा छीनने के लिए लपका, उसने घुमाकर कहीं दूर फेंक दिया। मुझे ढूंढने में घंटों लगे, जबकि वो बड़बड़ाते हुए भाग गया था। लेकिन ये न समझो कि हमेशा हर शाम यही होता है। एक शाम मैं पार्क में था और बच्चे नहीं नजर आए। आसमान में फीका सा बेरौनक चांद भी था और सूरज भी। मैदान में धूप थी और मौसम भी खुश्क था। महुआडीह जाने वाली रोड पर बसें, ट्रकें, स्कूटर और टेम्पो उसी तरह शोर करते हुए आ जा रहे थे जैसे रोज आते जाते रहते थे। बार बार मेरी नज़र उस गेट की ओर जा रही थी जहाँ से वे उछलते कूदते हुए घुसा करते थे। अब वे नहीं आएंगे, मेरे मन ने कहा, और मैंने तय किया कि थोड़ी देर इंतज़ार के बाद लौट जाऊंगा। इसी बीच सोटा तोड़ने वाला बच्चा नजर आया। वो शुरू में इस सिरे से उस सिरे तक यूं ही कूदता फांदता रहा, फिर धीरे से गेंद मेरी ओर लुढ़का दी। मैं खामोश उसकी हरकतें देखता रहा। उसकी नज़र गेंद पर थी, लेकिन दूर दूर ही रहा। पता नहीं यह उसका डर था या संकोच। सॉरी दादाजी, तुम नाराज़ तो नहीं हो? मैं हल्के से मुस्कुराया। उसकी हिम्मत बढ़ी और सीधे मेरी गोद में जांघों के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। अपने नन्हे हाथों से सफ़ेद दाढ़ी सहलाते और खींच कर देखते हुए धीरे से बोला, जैसे कॉटन। पढ़ते हो? मैंने पूछा। हाँ। तुम्हारे दूसरे दोस्त कहाँ हैं आज? नहीं मालूम तुम्हें? आज पेरेंट्स डे है ना, सब रात में लौटेंगे मम्मी डैडी के साथ। मेरा तो दूसरा स्कूल है ना, सेंट मेरी। अच्छा अच्छा। एक ज़माने के बाद कोई बच्चा मेरी गोद में मेरे इतना करीब आया था इस तरह। मुझे गुदगुदी सी हो रही थी, एक अजीब सी बेचैनी जिसमें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। कोई कविता आती है, सुनाओ तो ज़रा। मैंने प्यार से उसके गाल थपथपाए। कविता माने क्या? राइम, पोयम? हाँ हाँ वही। सुनो। वो मेरी गोद से अलग होकर थोड़े फासले पर गया और अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। फिर अचानक हाथ भांज भांज कर गाने लगा, आधा मुंह में आधा बाहर। कोई अंग्रेजी की राइम थी जो साफ साफ नहीं सुन पड़ी। कोई हिंदी की भी याद है? क्यों नहीं, ये भी लो, जनगण मंगलदायक जय हे। मैं हंसने लगा। नहीं नहीं, ये तो कविता नहीं हुई। क्यों? क्षण भर ठिठक कर उसने मुझे देखा और फिर मेरी गोद में। तुम्हें भी याद है पोयम? हाँ, मैं उसके बाल सहलाते हुए बोला। तो सुनाओ मेरी तरह गाकर। टप टप बोलना, निडर होना और इस तरह घुल मिल जाना। मैं रीझ गया उस पर। मुझे याद आया कि जब हम इत्ते से थे तो कैसे अपने गांव के किसी लड़की को चिढ़ाते थे। मैंने वही सुनाया। ए मन तोरनी दतवा बेदोरनी, ढकनी में सानेलू पिसान, लोइया करत तोर भैया अइलें, रोए रोए करेलू बिहान। पहले तो लोटपोट हो गया वो बच्चा हंसते हंसते, फिर लगा हाथ पांव पटकने और मेरी जांघ पर दोनों हाथों से मुक्का मारने। ये कौन सी राइम है? ये भी कोई पोयम है? नहीं, ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी यहाँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने ठुनकना बंद नहीं किया तो मैंने पोयम का प्रसंग ही छोड़ दिया। फिर इधर उधर की बातें करते हुए उसने दोस्ती की।
पता चला उसका नाम अक्षय है, अक्षय कुमार रघुवंशी। वो इसी कॉलोनी की लेन नंबर 3 में मधुर विला में रहता है। उसके पिता उसी के शब्दों में कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि मेरे ठेकेदार कहने पर वो नाराज़ हुआ था। उसके डैडी का विलेज बिहार में कहीं बक्सर के करीब पड़ता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं, वो कभी गया भी नहीं। उसकी मम्मी एक बार गई थी सुनील, जो कि बड़ा भाई जो सेंट जॉन्स में पढ़ता है, का मुंडन कराने, तो लौटकर बीमार पड़ गई थी। सो डर्टी कि बाबा रे बाबा। सनी ने तो कान पकड़ लिया कि फिर कभी नहीं जाएगा। कोई बाथरूम भी नहीं। वो मुझसे बतियाए जा रहा था, लेकिन उसकी आंख मैदान के दूसरे कोने में क्रिकेट खेल रहे उन बच्चों पर लगी थी जिन्होंने ईंटों की विकेटें खड़ी की थीं। कहते हैं ये कॉलोनी उन्हीं के बाप दादों की ज़मीन पर बसी है। इस इत्मीनान के बाद कि पोयम की बात उसके दिमाग से निकल चुकी है, मैंने पूछा, बेटा अक्षय, पिसान जानते हो? पिसान माने आटा जिससे रोटी बनती है, और मंतोरनी, ऐसे तो ये नाम है एक, लेकिन उसका एक अर्थ भी है। अरे, वो अचानक छिटक कर अलग हो गया और मुझे घूरने लगा। फिर वही पोयम, शिट, तोड़नी दौड़नी चीची। उसने मेरा सोंटा लिया और गेंद को मारता हुआ मैदान में चला गया। देर तक हॉकी खेलने के बाद थक गया था या ऊब गया तो थोड़ा पास आकर बोला, स्टोरी सुनाओ तो आऊँ। मुझे हंसी आ गई। न सुनाऊँ तब? मैंने कहा। उसने अपने कंधे उचका दिए। जैसी मर्जी। ठीक है, आओ सुनाते हैं। वो मैदान फतेह कर लेने की मुद्रा में पास आया और बगल में बैठ गया। हाँ, अब सुनाओ। अच्छा सुनो। एक था राजा और एक थी रानी। रानी बड़ी सयानी थी। एक दफ़े राजा शिकार खेलने निकला जंगल में, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। घना जंगल, घनघोर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। और हुआ ये कि शिकार भी नहीं मिला और रात हो गई। कि दूअर और बकासुर कहाँ छिपा था उस समय? उसने जिज्ञासा की। पहले सुनो, सुनते जाओ, बीच में मत बोलो। हाँ, तो राजा घोड़े पर सवार। वो बेसब्र होकर सामने खड़ा हो गया, आंखें फाड़े, डरावना मुंह बनाए और कपकपाते हाथों की उंगलियां छितराए। ठीक इसी समय हा 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 का अट्टहास करते हुए, नीच कमीने, तू मुझे मारेगा? तेरी मजाल, मैं तुझे खा जाऊंगा, कहते हुए बकासुर जंगल के बीच से निकला और राजा को कच्च कच्च करके चबाने लगा। हा हा हा, और राजा खल्लास। इसमें बकासुर कहाँ से आएगा? मैंने डांटा। वो गंभीर हो गया। और महिषासुर? वो भी नहीं आएगा? और भस्मासुर? कोई सुर नहीं आएगा, चुपचाप सुनो, मैंने झल्लाकर कहा। तो ऐसी कहानी भी खल्लास? उसने हंसते हुए अपना निर्णय सुना दिया। हैरान होकर मैं उसे देखता रहा। क्यों? रिलैक्स दादाजी, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। उसने बड़े बुजुर्ग की तरह मुझे सांत्वना दी और चुपचाप टहलता रहा थोड़ी देर। फिर मेरे पास आया, सोटा उठाया और पीठ पीछे कंधे पर रखकर खड़ा हो गया। अपन तुमसे क्या बोला? स्टोरी। रज्जा, रन्नी और परी नहीं। गर्दन में ऐठन पैदा करने की कोशिश करते हुए बोला। आपन विलन मांगता है, विलन। क्या समझा? विलन देगा तो चलेगा, नहीं तो बाई बाई। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने मुझे सोटा पकड़ाया और कहा, अच्छा दादाजी, टाटा। अंधेरा हो रहा है और मम्मी भी आ गई होगी। मैं भी लौट आया हूँ सोना, अपने उसी एकांत में जिसे घर बोलते हैं, मगर एक अजीब सी उदासी, अनमनेपन और नामालूम सी बेचैनी के साथ। आज से कोई 1.5 साल पहले चिट्ठी आई थी बेटे की। लिखा था कि पप्पू अब बड़ा होकर उत्कर्ष हो गया है और वही नोएडा के ही किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। याद नहीं कितने बरस हो गए पोते को देखे। सोना, तुम मुझे बहुत याद आ रही हो, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा उत्कर्ष याद आ रहा है इस समय। अब वो भी अक्षय जितना बड़ा हो गया होगा। अभी आप सुन रहे थे काशीनाथ सिंह जी की लिखी हुई कहानी विलेन।